नमस्कार। बुक ऑडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। बुक ऑडियो में इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ। हमारी अगली कहानी जो अब मैं पेश करने जा रहा हूं, देख लो हमारी महानता के कार्य। लीजिए सुनिए। हमें अपने हुनर को मेहनत से तराशने की आवश्यकता है। यदि हमारे इरादों में मजबूती होगी तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें परिश्रम करना है और खुद पर विश्वास रखना भी बहुत जरूरी है। अपनी स्वर्णिम तकदीर लिखने के लिए अथक परिश्रम की कलम का प्रयोग करना पड़ता है। इसी से असंभव भी संभव हो जाता है। हमारे जीवन के बुरे दिनों का प्रभाव हम पर जरूर पड़ता है, लेकिन कभी कभी इन दिनों की परिस्थितियां हमारे लिए सहायक होती हैं। तब यही बुरे दिन हमारे जीवन को चमकाने भी लगते हैं, बशर्ते ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन के बुरे दिनों के समय राह में आने वाली परिस्थितियों का सामना किस प्रकार करते हैं। रास्ते में अनेक परेशानियों का सामना करने से पहले ही यदि कोलंबस ने हार मान ली होती, तब भी शायद कोई उनकी निंदा नहीं करता। लेकिन ये भी सच है कि तब उन्हें कोई याद भी नहीं करता। दांते का नाम तो सबने सुना होगा। जब वो मृत्युदंड के डर से बचकर इधर उधर भाग रहे थे, तभी उन्होंने डिवाइन कॉमेडी की रचना की थी। मार्टिन लूथर ने नजरबंद रहकर बाइबल का अनुवाद किया था। बुरे दिन भी हम पर ही निर्भर होते हैं। हमारे बुरे दिन हमें पीस देंगे या पॉलिश करके चमका देंगे, ये हमारी मेहनत और कर्मों पर निर्भर करता है। हमें हर हाल में सकारात्मक रहना चाहिए। परिस्थितियां तो सभी के सामने मुश्किलें खड़ी करती हैं। हमें उनके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना है। असफलताओं से भय नहीं करना है, बल्कि सफलता की तरह ही उसका भी स्वागत करना है। सफलताओं को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना है। हमें ये मानना है कि असफलता सफलता प्राप्त करने की सहायक सीढ़ी है। हम सभी की भावना होनी चाहिए कि समाज ने हमें जो दिया है, उसके बदले में हम भी उसे कुछ अच्छा दें। प्रत्येक व्यक्ति धन नहीं खर्च सकता, लेकिन समय तो दे सकता है। जो अच्छे संस्कार हम सीख रहे हैं, वही संस्कार आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाएं और उसे शिक्षित, सभ्य और आदर्श नागरिक बनाएं। बहुचर्चित सुर्खियों में रहने वाली इंद्राणी चक्रवर्ती का नाम तो सभी ने सुना होगा। इन्होंने अपने संघर्ष और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से 2.5 साल की कानूनी जंग के बाद मातृत्व अवकाश के हक को प्राप्त किया है। उनका संघर्ष बताता है कि आज के समय में कामकाजी महिला भी कानून के प्रति अत्यंत सजग और बहुत जागरूक हो गई है। इंद्राणी जी एक निजी कंपनी में ग्राफिक्स डिजाइनर का कार्य करती थी। अपनी गर्भावस्था के दिनों में इन्होंने कंपनी से घर से ही काम करने की इजाजत मांगी थी। कंपनी ने इनको ये इजाजत तो दे दी, परंतु काम पूरा और वेतन आधा ही। पर कुछ दिनों बाद कंपनी ने सूचना दी कि अब इनके लिए दिल्ली में कोई काम नहीं बचा है। इसके लिए अब उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। इसके पीछे कंपनी का मकसद मातृत्व अवकाश की लीव का पैसा बचाना था। जैसे ही उन्हें पता चला, तो इंद्राणी जी चुप बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी। अदालत ने भी ये माना कि उनके साथ गलत हो रहा है और कानूनी तौर पर उनको सफलता प्राप्त हुई। सोचिए, अगर बाहर जाने के डर से वे रुक जाती, तो क्या उन्हें ये अधिकार मिल पाता?
क्या वो अन्य महिलाओं के लिए मिसाल बन पाती? शायद नहीं। तो फिर क्यों ना देश की अन्य महिलाएं भी उनसे सीख लें और अपने हक, अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू करें। हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश महान है। यहाँ पर नारियों की पूजा होती है। भारत एक स्त्री प्रधान देश है। समय समय पर इस तरह के नारे भी हमारे देश में सुनने में आते हैं। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा है कि नारियों की पूजा करने वाले देश में ऐसे घिनौने कृत्य भी होते हैं जिनसे हमें बहुत दुख पहुंचता है? शायद हम में से बहुत लोग कहेंगे कि अब ऐसा क्या हो गया जिसके कारण दुख भी पहुंचने लगा? अरे, आपको पता होगा या फिर पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। भारत में प्रतिदिन ऐसे सैकड़ों अपराध होते हैं जिनके कारण हमें शर्म महसूस होती है कि नारियों की पूजा करने वाले देश भारत में भी नारी शक्ति का बहुत अपमान किया जाता है। ऐसे कृत्यों को अंजाम दिया जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ समय पहले विद्यालय जाने वाली लड़की के साथ बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया था, जिसके कारण दिल्ली से कोलकाता, पंजाब से लेकर मुंबई, यूपी, बिहार सभी जगह के लोग अपना अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। हुआ ये था कि जब एक लड़की पार्टी से लौट रही थी तो वहां पर जो कुछ भी हुआ था उसने न केवल उस प्रदेश को बल्कि पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया था। वो बेचारी मासूम लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद के लिए कदम आगे ना बढ़ाया। बाद में उल्टा उसका वीडियो YouTube पर अपलोड कर दिया गया। आखिर क्यों? इस क्यों का मतलब यही है कि देख लो हमारा देश कितना महान है। ये देखो हमारे देश में नारियों की पूजा किस तरह से होती है। यह हादसा एक ऐसे रोड पर हुआ था जो बहुत ही व्यस्त रोड है, जहां पर पूरे दिन पूरी रात ट्रैफिक चलता रहता है। उसी स्थान पर आधे घंटे तक कई लड़के उस लड़की के साथ रेप करते रहे थे। वो बेचारी मासूम लड़की उन दरिंदों से रहम करने की अपील करती रही, रोती रही, उनके पैरों पर पड़ी, लेकिन उन दरिंदों को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो भी उसकी मदद के लिए आया उसे वहां से जाने के लिए बोल दिया जाता और वो बड़े आराम से चला भी जाता। क्या वो लड़के उस जगह के आसपास के क्षेत्र के लोगों पर इतने भारी पड़ रहे थे जो कोई भी उनका सामना ना कर सका? अरे वो तो केवल मदद करने वालों को गोली मार देते, कितनों को मार देते, 10, 20, 50। इसके बाद क्या होता? कम से कम हम उन्हें पकड़ तो सकते थे। इस घटना के बाद उस स्थान के तत्कालीन डीजीपी ने दोषियों को 1 सप्ताह के अंदर अरेस्ट करने का आश्वासन तो दे दिया था, लेकिन इससे पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसे सुनकर तो हैरानी होती है। उन्होंने कहा था, हर गली, हर नुक्कड़ में ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा ऐसे मौकों की फिराक में रहते हैं, और जब कभी उन्हें इस तरह के मौके मिलते हैं तो वो भी अवसर का लाभ उठाने से कभी नहीं चूकते हैं। इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो किसी भी लड़की को देखकर उसके साथ इस तरह का अंजाम दे दें। इसके अलावा भी उन्होंने कहा था कि पुलिस वाले कोई ATM तो नहीं है कि जो कहीं भी हाजिर हो जाएं। क्या अब आपको उनके इस बयान से ये नहीं लगता है कि उन्हें भी पता है कि उन्हें किस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है? क्या वे उन्हें उनके किए गए अपराधों की सजा दे पाएंगे? आपको लगे या ना लगे, लेकिन हमें तो यही लगता है। महिलाएं पुलिस को अपनी सुरक्षा का सबसे अच्छा विकल्प मानती हैं। हां, ये बात सही है।
कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए ही है, लेकिन हमें भी सजग और सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनना भी आवश्यक है। अरे ये घटना हमारे देश की कोई पहली घटना नहीं है। मुंबई में तो अनेकों बार ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है, फिर भी हम चुप हैं। कहने को तो हमारे आंकड़े कहते हैं कि देश में 40 से 50% महिलाएं अकेले सुरक्षित रूप से घूमती हैं, लेकिन क्या यही उनकी सुरक्षा है? क्या सभी अधिकार पुरुषों को ही है? महिलाओं का अपना कोई अधिकार नहीं है? क्या उनका अपना कोई सम्मान नहीं होता है? लड़के और लड़की दोनों की जिंदगी में लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, लेकिन लड़कियों पर ज्यादा बंदिशें हैं। जीवन में अगर थोड़ी सी भी परेशानी आ जाए तो हम लोग तनाव को महसूस करने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम आए दिन समाचार पत्रों, समाचार चैनलों पर रेप की खबर देखते हैं और सुनते रहते हैं। मासूमों के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, तब इन हादसों की खबरें हमारे मन को अंदर से कमजोर कर देती हैं। फिर तो हमारे मन में तमाम सवालों का तांता लग जाता है, जैसे वो लड़की देर रात तक अकेली घर से बाहर क्यों थी? क्या उसने छोटे कपड़े पहने हुए थे? क्या वो उन लोगों को जानती थी? हम बेटियों पर पाबंदी लगा देते हैं, उन्हें तमाम तरह की नसीहतें देते हैं। क्या वही पाबंदी हमने कभी अपने बेटों पर लगाई है? क्या वही नसीहत हमने कभी अपने बेटों को दी है? क्या हम अपने बेटों को घर से निकलने से पहले ये कहते हैं कि संभल कर रहना, कोई भी ऐसा कार्य मत करना जिससे परिवार की छवि पर धब्बा लगे? सच तो यही है कि अगर अपनी बेटियों को बचाना है तो बेटों को समझाना होगा। एक महिला मां बाद में होती है, पहले वो एक स्त्री होती है। ऐसे में उसे अपने बेटों को स्त्री का सम्मान करना भी सिखाना चाहिए। मन को झकझोर देने वाली एक घटना बचपन में हमने अपनी आंखों से देखी। तब तो हमें कोई हैरानी नहीं हुई थी, लेकिन वो घटना आज भी हमारे अंतर मन में बसी है। वो 20 वर्ष की मासूम सुनीता सिसकियां ले लेकर रो रही थी। उसके माता पिता ने उसका विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दिया था। बेचारी सुनीता अपने सभी परिवारजनों से गुहार लगा रही थी कि उसे उस व्यक्ति के साथ ना भेजें। बेचारी रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी थी। जबरन उसको गाड़ी में बिठा दिया था। वो व्यक्ति बहुत खुश लग रहा था, क्योंकि उसको पति होने का अधिकार जो मिल गया है। अब वो जैसा चाहेगा, जो चाहेगा, वो व्यवहार उसके साथ करेगा। शायद माता पिता को उसने कोई लालच अवश्य दिया होगा, जिसके कारण उन्होंने अपनी बेटी की भी परवाह नहीं की थी। उसके विवाह के 10 दिन बाद ही उसके ससुराल से खबर आई कि सुनीता को तेज बुखार आया और उसकी मौत हो गई। उसके परिवारी जन उसकी ससुराल गए और वापस आ गए। वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो वही जानते होंगे, लेकिन ऐसी घटनाओं के बारे में सोचने के बाद मुझे लगता है कि आज भी बेटियों को एक बाजार की वस्तु की तरह समझा जाता है। बेटी जैसी अमूल्य निधि से सस्ता कोई भी सामान बाजार में शायद उपलब्ध ना हो। सन 2012 की समाप्ति होने वाली थी। सभी पुरानी यादों के साथ नववर्ष के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए थे। हर किसी के मन में बहुत खुशी थी, क्योंकि पूरा वर्ष अच्छे से व्यतीत हो गया था। लेकिन अंतिम समय जो घटना घटित हुई, उसने पूरे देश को ही झकझोर कर रख दिया था। अफसोस है
कि ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसका तो किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। उसके जीवन के लिए हर दिल से दुआ निकलती थी, फिर भी तमाम उम्मीदों, भरसक प्रयास और डॉक्टर्स की टीम हर संभव कोशिश करने के बाद भी वो बेचारी लड़की बच ना सकी। उस समय की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को पुलिस के हाथों में दे दिया था, लेकिन पुलिस उनकी सुरक्षा कैसे करती है, इस बात को तो हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितनी दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती हैं उनमें से कई गुना घटनाओं पर तो केवल इसलिए पर्दा पड़ा रहता है क्योंकि लोक लाज के डर से उनका खुलासा नहीं किया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि दुष्कर्म संबंधी कानून भी बहुत कमजोर हो चुके हैं। महिलाओं को भी ये विश्वास ही नहीं रह गया कि वे अपने साथ हुए अन्याय की दास्तान लेकर पुलिस के पास जाएंगी तो उन्हें न्याय भी मिलेगा। ऐसे मामलों की जांच के दौरान पुलिस जो भी रवैया अपनाती है वो पीड़ित महिला का उत्पीड़न ही करता है। पहले वे पुलिस के रवैये से शर्मसार होती हैं, फिर कानूनी प्रक्रिया से। हर कोई इस बात से भली भांति परिचित है कि जोर जबरदस्ती का शिकार होने वाली महिलाएं किस भयानक त्रासदी से गुजरती हैं। उस पीड़िता का जीवन तो नरक ही बन जाता है, साथ ही उसके परिजनों को भी असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ती है। जबकि इस अपराध के अपराधी गर्व से सीना तान कर गलियों में घूमते हैं। आखिर क्यों? समस्या इसलिए और गंभीर होती जा रही है क्योंकि आधुनिकता के नाम पर समाज में हमारे नैतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है। संस्कारों और नैतिक मूल्यों में आ रही गिरावट रोकने के लिए समाज के स्तर पर कोई पहल भी नहीं हो रही है। देश को एक नई दिशा देने का दायित्व राजनीतिक वर्ग पर है, लेकिन इस मामले में हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। दुर्भाग्य है कि हम इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्त्रियां सदैव उत्पीड़न का शिकार होती आ रही हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो महिलाओं को मनोरंजन का साधन मानते आ रहे हैं, लेकिन चिंता की बात तो ये है कि ये प्रवृत्ति लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसके पीछे हम लोगों की सोच जिम्मेदार है। और इस सोच के कारण ही देश भर में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। भारत में वो पुलिस और कानून की नाकामी के कारण अत्यंत असुरक्षित होती जा रही हैं। हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हमारे देश में बेटियों को किस तरह गर्भ में ही अपनी जिंदगी की शुरुआत करते ही तमाम तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। दिल्ली के सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई युवती का मामला कोई आखिरी मामला नहीं था। न जाने कितनी बेटियां इस तरह बलि चढ़ा दी जाती हैं। पटियाला के पास बादशाहपुर गांव की 17 वर्षीय बालिका दुष्कर्म का शिकार हो गई थी, जिसके कुछ दिनों बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। कारण ये था कि हमेशा की तरह स्थानीय पुलिस और आसपास के लोगों ने उस घटना के बाद उसके साथ इतना बुरा सुलूक करना शुरू कर दिया कि उसे अपनी जान देना ही उचित लगा। एक अन्य मामले से भी यही पता चलता है कि किसी तरह पुलिस के एक सहायक उप निरीक्षक को स्थानीय दल के नेता ने सिर्फ इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि उसने उस राजनेता और उसके सहयोगियों को अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने पर रोक दिया था। ये कुछ घटनाएं तो हमारी बेटियों के साथ होती वारदातों की वानगी मात्र है। आज हमारे सामने चुनौती ये है कि हिंसा की शिकार हुई महिलाओं को तेजी से न्याय सुनिश्चित कराने के लिए शहरी और ग्रामीण भारत में उनके काम की समीक्षा की जाए। हमारी यातायात व्यवस्था पर ध्यान देकर उसकी खामियों को दूर किया जाए। अंततः
बदलाव की डोर तो हमारे समाज के हाथ में ही है, जिसमें बेटी को भार न समझकर परिवार, समाज व राष्ट्र में पुरुषों की बराबरी का सदस्य माना जाए। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि पुलिस और कानून के साथ साथ हमारे सामाजिक ताने बाने में भी किसी बड़ी खामी ने घर कर लिया है। महिलाओं के साथ साथ बच्चों के सामने भी आज असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये केवल कानून व न्याय व्यवस्था की समस्या नहीं है, वो हम सब की समस्या है। पुलिस और प्रशासन उन अराजक तत्वों के मन में भय तो उत्पन्न कर सकता है जो हमारे समाज और महिलाओं के मान सम्मान के लिए खतरा बने हुए हैं, लेकिन समाज की सोच बदलने का काम तो नहीं कर सकते हैं। जब भी किसी महिला के साथ कोई अनहोनी घटना घटित होती है तो हमें अधिकतर देखने में मिलता है कि राजनेताओं की ओर से महिलाओं को नसीहत देने वाले बयान शुरू हो जाते हैं। उनके कपड़ों, रहन सहन और जीवन शैली और अनेक पहलुओं पर उंगली उठाई जाती है। किसी भी समय समाज में ऐसे विचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। महिलाओं को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, वो भी अपने हिसाब से जीवन को जी सकें, उन्हें भी ये स्वतंत्रता है। आज सबसे जरूरी ये है कि हम सभी को अपनी उस मानसिकता से मुक्त होना चाहिए जिसके चलते उत्पीड़न थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये सब इतना सरल होगा। इसके लिए सबसे पहले हमारे युवा वर्ग को आगे आना चाहिए। हमारे युवाओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमारे वर्तमान समाज में आज हमारे सामने अनेक छोटी बड़ी समस्याएं हैं और उन समस्याओं से निपटने के लिए हम लंबे समय से संघर्ष भी करते आ रहे हैं। सरकार इन पर काफी चर्चा भी कर रही है, फिर चाहे वो दहेज की कुप्रथा हो, कन्या भ्रूण हत्या हो या समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध और उनका शोषण करना हो, प्रदूषण की समस्या हो अथवा हमारे देश प्रदेश और समाज की छवि का सवाल हो। प्रत्येक छोटे छोटे तथ्य अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। अगर हम इन सभी सामाजिक समस्याओं की बात करें तो कहीं ना कहीं युवा शक्ति ही इन समस्याओं के केंद्र में आती है। युवाओं की समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, फिर चाहे वो बात समस्याओं के बढ़ते रहने की हो या उनसे छुटकारा पाने की हो। हम किसी परिस्थिति में युवाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर अब युवाओं की सकारात्मक भूमिका की बात करें तो हमारी युवा शक्ति के हाथों में सब कुछ है। अगर युवा अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं तो समाज के सामने आई हुई सभी विकराल समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। ये तो सर्वविदित है कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है। यदि युवा शक्ति एकजुट होकर इन सभी समस्याओं के खिलाफ आंदोलनरत हो जाए तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन जिस समाज को हम लोग वास्तव में चाहते हैं उस समाज का निर्माण होकर उसे आगे आने वाले समय में हम देख पाएंगे। वो अपनी जिम्मेदारी को निभा तो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभाने वाले युवाओं की संख्या जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। अभी भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाले युवाओं की कमी है। अगर हम देखें तो कुछ युवा ही ऐसे हैं जो समाज में बदलाव की बात को सोचते हैं और इसके बाद उन युवाओं की संख्या बहुत कम है जो उसी सोच के अनुसार कार्य करते हैं। अगर युवा समाज में हो रहे अपराधों के खिलाफ जंग छेड़ दे तो अपराध कम हो जाएंगे। अगर युवा शक्ति अपने मन में ठान ले कि विवाह के समय ना ही दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे, अगर युवा एकजुट होकर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के खिलाफ आवाज उठाएं, लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना बंद कर दें, उन्हें एक समान ही समझें,
तो क्या फिर इन भयंकर समस्याओं के लिए हमारे समाज में कोई जगह रहेगी? फिर तो इन्हें कुछ ही समय में अपने सिर पर पैर रखकर हमारे समाज से भागना पड़ेगा। लेकिन कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। सिर्फ कहने मात्र से समस्याओं का समाधान तो नहीं हो जाएगा, ये भी हम सब लोग जानते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि सब कुछ जानने के बाद भी हम लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं। क्यों? हम एकजुट होकर इन समस्याओं से लड़ना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आज दिल्ली, पंजाब, बादशाहपुर जैसी जगहों पर ये हिंसक मन को झकझोर देने वाली घटनाएं हुई हैं, तो कल को यही घटना, यही हादसा हम में से किसी के साथ घटित हो सकता है। हमें एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। यदि हम एकजुट होकर अपनों की खातिर आवाज उठाएंगे तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यदि हम बुराई को पकड़ने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो बुराई हमसे 4 कदम पीछे खुद ही भागेगी। हमें तो केवल बुराई के खिलाफ अच्छाई की जंग छेड़नी है। अंत में विजय तो अच्छाई को ही मिलेगी। अभी आप सुन रहे थे प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से का देख लो हमारी महानता के कार्य, सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर आपके अपने अजय सिंघल के साथ। अगली कहानी भी इसी तरह की शिक्षाप्रद कहानी है। उसको दूसरे के अपराध की सजा क्यों, मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ, सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर। धन्यवाद।